शांति और इसका परिवार मतलबी का जीता जागता उदाहरण है, जिसके घर में मतलबी लोग भरे पड़े हैं, जिस कारण शांति और कैलाश के बच्चों की शादी होना मुश्किल हो जाता है। एक रोज शांति पुलकित से कहती है, अरे बेटा, जिस तरह सभी रिश्ते आकर मुंह पर ना करके जा रहे हैं ना, उस तरह तो मुझे तेरी शादी होना मुश्किल लग रही है। अरे तू ही कोई लड़की फंसा लेना। क्या माँ, मैं काम करूँ या ये सब करता फिरूं? इन चक्करों में तुम मुझे मत फंसाओ। और वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो बहू चाहिए ना। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बेकार ही तूने इस धरती पर जन्म ले लिया, एक भी लड़की नहीं पटा पा रहा है। अरे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, पर तू किसी काम का नहीं है। माँ, तुम्हें बहू चाहिए तो तुम ही ढूंढो, मुझे इन लफड़ों से दूर रखो। दूसरी बात ये, जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, सब यहीं आसपास के हैं, ये नहीं फंसने वाले। कोई दूर का रिश्ता आए तो तुम फंसा भी लोगी। मैं तो चला दुकान। पुलकित दुकान चला जाता है और शांति साक्षी से कहती है, अरे बेटा, पुलकित सही कह रहा था। यहाँ आसपास के लोग हमें जानते हैं, तो कोई भी अच्छा रिश्ता तो हमारे घर आने से रहा। कोई दूर का रिश्ता आए तो बात बन सकती है। जब तक उन लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, तब तक तो पुलकित की शादी उनकी बेटी से हो चुकी होगी। अरे ओ नहीं तो क्या माँ, तुम दूर दूर की लड़कियों को रिश्ता भिजवाओ, इस साल भैया की शादी तो कर ही देनी है। दोनों माँ बेटी शांति और साक्षी पुलकित के लिए लड़की देखने में लग जाती हैं और हर किसी को पुलकित की फोटो और उसका बायोडेटा भेजती रहती हैं। पुलकित की फोटो देखकर पारुल के घर वालों को पुलकित पसंद आ जाता है और वो लोग शांति के घर लड़का देखने पहुंच जाते हैं। बहन जी, आपका बेटा पुलकित हमें पसंद है। बस एक बार आमने सामने से उसे देख लें और उसकी दुकान की कमाई पता हो जाए तो बात आगे बढ़े। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, कोई भी उसे फेल कर ही नहीं सकता। हमारी दुकान यहाँ की सबसे पुरानी और नामी दुकानों में से एक है। चाहे तो आप पता कर लीजिए, आपकी बेटी को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, राज करेगी वो यहाँ पर। मैं अभी भैया को बुला कर लाती हूँ। साक्षी पुलकित को फोन करके बुला लेती है। पुलकित को देखकर पारुल के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जी, ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी पारुल के लिए ये घर अच्छा रहेगा, तो ढोल बजवा देते हैं। साक्षी सबका मुंह मीठा कराती है। दिन बीतने लगते हैं। पारुल और पुलकित की शादी हो जाती है। पारुल बहू बनकर शांति के घर आ जाती है। पारुल आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और शांति और साक्षी काम करना छोड़ देती हैं। शादी के पहले ही दिन पारुल सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन मजाल है कि कोई उसे शगुन का 1 रुपया भी दे दे। मेरे यहाँ तो सब कोई कुछ न कुछ देता है, लेकिन शायद यहाँ ये रस्म नहीं है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक रोज पारुल देखती है कि रसोई का राशन खत्म हो गया है। नमक नहीं है, हींग जीरा भी खत्म हो गया है, चावल भी नहीं है। यहाँ तो कोई राशन का जिक्र तक नहीं करता। क्या करूं? पुलकित को फोन करती हूँ। पारुल पुलकित को कॉल करके कहती है, सुनिए ना, मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए। वो सब माँ देखती है, घर के लिए जो भी लाना है वो तुम माँ से कह दो। ठीक है, घर का सामान तो माँ जी ले आएंगी, लेकिन मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ मेकअप का सामान लेना है। उसके लिए पैसे कौन देगा? अरे वो सब तुम मुझसे मत कहो, तुम अपना देखो। पुलकित फोन रख देता है। पारुल रोने लगती है। कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी। पुलकित कितने मतलबी हैं। शादी के बाद एक भी दिन मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गए, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पूरा दिन इस घर के लिए मैं काम करती रहती हूँ और वो हैं कि मेरे लिए 2 पैसे खर्च नहीं कर सकते। पारुल जाकर शांति से कहती है, माँ जी, रसोई के लिए राशन मंगवाना है। हाँ तो तू मुझे सामान की लिस्ट लिख कर दे दे, सारा सामान आ जाएगा बेटा। ठीक है माँ जी।
अगले दिन पारुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। पुलकित को पता होता है कि पारुल की तबीयत खराब है, फिर भी वो उससे ये पूछता तक नहीं कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है और वो सीधे अपने कमरे से निकलकर दुकान चला जाता है। शांति और साक्षी मिलकर नाश्ता बना लेती हैं। तब साक्षी कहती है, माँ बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो, जब भाभी उठेगी तो खुद ही कर लेगी, हम क्यों करें? अरे बहू के होते हुए भी खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं कोई काम नहीं करने वाली, मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। जब उठेगी तब उसे ही करना पड़ेगा, तब तक ऐसे ही पड़ा रहने दे। सब नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कोई भी पारुल से उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछता और ना ही कोई उसे नाश्ता देता है। इधर साक्षी को उसकी कॉलेज की फ्रेंड का फोन आता है। यार साक्षी, नेक्स्ट वीक हमारा फेयरवेल है, तू कौन सी ड्रेस पहन रही है? अब हम सब बिछड़ जाएंगे, मुझे तो सबसे अलग दिखना है ताकि लड़कों की नजर सिर्फ मुझ पर ही रहे। बगल वाले बॉयज कॉलेज के लड़के भी आ रहे हैं। और यार पहले बताना चाहिए था ना, मैं ऐसे तैयार होके आऊंगी कि सब लड़कों के होश उड़ जाएंगे। ठीक है चल तू अब फोन रख, मैं अपनी ड्रेस देखती हूँ। साक्षी सोचती है, भाभी के पास तो अच्छी अच्छी ड्रेस है, मेरे पास तो कोई अब अच्छी ड्रेस ही नहीं बची, मैं भाभी के पास ही जाती हूँ। साक्षी पारुल के कमरे में जाती है। साक्षी को देखकर पारुल को लगता है कि वो उसकी तबीयत के बारे में पूछने आई है, लेकिन भाभी मुझे ड्रेस चाहिए अपनी फेयरवेल के लिए। हाँ ले लीजिए ना, जो भी चाहिए। पारुल के इतना कहने की ही देर थी और साक्षी उसकी अलमारी से एक एक ड्रेस निकालकर ट्राई करने लगती है और फिर एक पिंक कलर की ड्रेस पसंद कर लेती है। बाकी सारी ड्रेस अलमारी से निकालकर बेड पर रख देती है। भाभी ये पिंक ड्रेस पहनूंगी। साक्षी ड्रेस लेकर चली जाती है। तब पारुल कहती है, सब के सब मतलबी हैं, मेरा पूरा कमरा तहस नहस करके चली गई। ये भी नहीं सोचा कि इतनी बीमारी में मैं कैसे करूंगी ये सब। शाम को बहुत हिम्मत करके पारुल उठकर अपने कमरे को ठीक करती है और किचन में अपने लिए कुछ बनाने लगती है। पारुल को किचन में जाता हुआ देखकर शांति कहती है, अरे मेरी बहू लाखों में एक है, इसके जैसी मैं दिया लेकर ढूंढती तब भी नहीं मिलती मुझे। इतनी बीमार होने पर भी काम देखकर बेचारी से रहा नहीं गया। मैंने तो जैसे तैसे नाश्ता बना लिया, मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही, वरना मैं ही कर देती। हाँ बहू तो हमारी है ही कामकाजी। वैसे बहू क्या बना रही हो? माँ जी वो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं बहू, जो तेरा मन करे तू वो खा। वैसे काम कर, हम सब के लिए भी ना हलवा ही बना ले, ज्यादा बनाए या कम तुझे काम तो उतना ही करना पड़ेगा ना। जी माँ जी। गुस्सा करते हुए पारुल मन ही मन कहती है, मैं सब समझती हूँ, इन लोगों को बस अपने काम से मतलब है, बाकी बहू जाए भाड़ में। पारुल हलवा बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। अगर ऐसी बात है तो तू एक काम क्यों नहीं करती, तू एक दिन के लिए गायब हो जा, फिर इन लोगों की अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी और इन्हें तेरी कीमत भी समझ में आ जाएगी। हाँ बहुत दिन हो गए, दोस्तों से मिलना नहीं हुआ। एक काम करते हैं, हम सब गेट टुगेदर करते हैं और मैं बिना बताए यहाँ से गायब हो जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह पारुल बिना किसी को बताए घर से गायब हो जाती है। पारुल को घर में न पाकर सब उसे खोजने लगते हैं, उन्हें टेंशन होने लगती है। अरे बहू गई तो गई कहाँ, सब जगह देख लिया, मिल नहीं रही। माँ तुम पारुल की इतनी टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी। अरे बेटा मैं पारुल की नहीं, काम की टेंशन ले रही हूँ, अब काम कौन करेगा। इधर पारुल को लगता है कि एक दिन में उसके ससुराल वालों को उसकी कीमत समझ में आ गई होगी। अब मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, इतना काफी है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। अगले दिन पारुल वापस ससुराल चली जाती है। पारुल को देखते ही साक्षी उसे गले लगा लेती है। भाभी आप आ गई, यहाँ हम सब कितने परेशान हो गए थे। माँ भैया पापा भाभी
भी आ गई। सभी वहाँ आ जाते हैं। साक्षी तू जा, गैस साफ कर दे। पारुल आ गई है ना, अब वो बना लेगी खाना। आ गई तुम, 2-4 दिन और गायब हो जाती। पारुल अपना सर ठोक लेती है और मन ही मन कहती है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब मुझे ही इन लोगों की तरह बनना होगा और इन्हें पूरी जिंदगी झेलना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।